स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हो सकती हैं, फंक्शनल प्रोटीन्स जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जैसे हमारी स्किन है, केराटिन है, हेयर है, ये स्ट्रक्चर बनाती हैं किसी तरह का। सेल के अंदर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अब आप ये चाह रहे हैं कि कोई किसी और सोर्स से, जैसे मैं ज़्यादा एग्जांपल देता रहता हूँ। फॉर एग्जांपल आप इंसुलिन का जीन लेके इकोलाई में उसकी प्रोटीन इंसुलिन बनवाना चाह रहे हैं। अदरवाइज आपको पता है कि जो बैक्टीरिया है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता। ये यूकैरियोट्स में होती है, प्राइमेट्स में, मैमल्स में। तो या फिर इस तरह से आप कहना चाह रहे हैं कि हम जो वायरस की ट्रीटमेंट के लिए इंटरफेरॉन्स यूज़ होते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन का जीन ह्यूमन से लेके उसकी प्रोटीन सिंथेसाइज करवाना चाह रहे हैं इकोलाई में। समझ आ रही है बात कि नहीं? और आवाज भी आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। ओके ओके। तो जीन अगर आप सिंथेसाइज करवाना चाह रहे हैं बैक्टीरिया में, तो मैंने आपको बताया था कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है कि आपने जीन पकड़ा और इकोलाई में डाल दिया। कोई तरीकाकार होगा ना उसका, कोई मेथडोलॉजी होगी कि आप ये अचीव कैसे करेंगे। अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है जिसको हम प्रोटीन बोल रहे हैं, वो प्रोटीन आप लेंगे कैसे, क्वेश्चन ये है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं या जो जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, उनके पास कुछ टूल्स होने चाहिए। उन टूल्स में आपको मैंने पहले बता दिया कि एक वेक्टर होते हैं, ठीक है। अगर आपने इकोलाई में किसी जीन को ट्रांसपोर्ट करना है, उसमें डालना है, तो उसके लिए आपको मैंने बताया थे कि वेक्टर्स हैं जो प्लाज्मिड बेस्ड हो सकते हैं या वो बैक्टीरियोफेज बेस्ड हो सकते हैं। और अगर आपने यूकैरियोट्स में जीन डालना है तो उसके डिफरेंट वेक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल वायरस बेस्ड वेक्टर्स होंगे, जिसकी में भी हम बात करेंगे भी। तो क्योंकि वायरसेस बड़े आराम से इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमन को और अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं अपने जो होस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें। तो उस जीनोम में भी हम अपना जीन डाल के वापस वायरस में डाल के फिर इन्फेक्शन करवा के, जिसमें भी फॉर एग्जांपल यूकैरियोटिक सेल में हम अपना जीन अगर एक्सप्रेस करवाना चाह रहे हैं, तो उसको इन्फेक्ट करवाएं और जीन ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दूसरा टूल जो मैंने आपको बताया था वो है डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स। सही है। एक तो वेक्टर्स हो गए और दूसरे डिफरेंट एंजाइम आप यूज़ करते हैं कि आप पूरे क्रोमोसोम्स में से स्पेशली उस जीन को, एक जीन को लेंगे कैसे क्रोमोसोम से। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग। तो ये जो डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स हैं, ये मेनली जो यूज़ होते हैं वो न्यूक्लियेजेस हैं। न्यूक्लियेजेस जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि दे डिग्रेड न्यूक्लियक एसिड्स, दैट इज़ व्हाई दे आर न्यूक्लियेजेस। और उसके बाद लाइगेजेस हैं। लाइगेजेस आर एंजाइम्स विच जॉइन टू डीएनए स्ट्रैंड्स। दो डीएनए स्ट्रैंड्स जो डिफरेंट हैं, कट हुए हैं, उनको उसमें जॉइन करते हैं। और उसके बाद पॉलीमरेजेस हैं, आपने पढ़े हुए भी हैं डीएनए पॉलीमरेजेस जो डीएनए सिंथेसिस करते हैं। और इसके अलावा कुछ और भी डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स हैं विच वी विल बी टॉकिंग लेटर ऑन। तो अगर आप न्यूक्लियेजेस देखें तो न्यूक्लियेजेस जो हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं एंडोन्यूक्लियेजेस और दूसरे को कहते हैं एक्सोन्यूक्लियेजेस। आई मीन के जो न्यूक्लियेजेस हैं, ये एक ब्रॉड क्लास ऑफ एंजाइम्स है जो आपके फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स डीएनए के अंदर होते हैं और आरएनए के अंदर होते हैं, उनको ब्रेक करते हैं, ठीक है। जिसको हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि जो डीएनए की बैकबोन है, दैट इज मेड अप ऑफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, ठीक है। तो फास्फेट और शुगर मॉलिक्यूल जो आपस में मिलते हैं उससे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बनते हैं और उन्हीं को ये ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो न्यूक्लियेजेस हैं,
इसमें एक तो एंडोन्यूक्लियेजेस हैं। एंडो का मतलब ये है कि ये इंटरनल बॉन्ड्स को काटते हैं, कहीं से भी बीच में से काटना शुरू कर देंगे, ये इंटरनली कट करना शुरू करते हैं, ठीक है। और इंटरनल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को ये कट करते हैं, और फिर इनको क्लासीफाई किया जाता है एंडोन्यूक्लियेजेस को और एक्सोन्यूक्लियेजेस को कि ये सिंगल स्ट्रैंड को कट करते हैं या ये डबल स्ट्रैंड को कट करते हैं, ठीक है। एक मिनट, मैसेज है हुमा अशरफ को नहीं ऑप्शन आ रहा। कॉल कर रहा हूँ उसको। ओके, सामा इफ्तिखार ने ज्वाइन किया है। हुमा को मैं कॉल कर रहा हूँ, लेकिन हुमा आ गई है ना, ओके ठीक है जी। वी वर टॉकिंग अबाउट दी न्यूक्लियेजेस, और जो एंडोन्यूक्लियेजेस क्लीव डीएनए और आरएनए फ्रॉम विद इन दी मिडल ऑफ द चेन। आई मीन ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल मिडल ही हो, इंटरनली वो कहीं से भी काट सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कैंची लेके माली आप देख रहे होते हैं कि वो पौधों को जब काट रहा होता है, स्पेशली वो जो बाढ़ होती है, तो वो ऐसे ही रैंडमली कैंची चला रहा होता है, ठीक है, रैंडमली काट रहा होता है। इसी तरह से ये जो एंडोन्यूक्लियेजेस हैं, इसका अगर आप यूं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए चेन को रखें और कहीं से भी ऐसे रैंडमली काटना शुरू करें, तो एंडोन्यूक्लियेजेस ऐसे ही काटते हैं। तो restriction endonucleases or restriction enzymes are sequence specific and are widely used in cloning and gene analysis. Others like DNase 1 and there are benzonase are indiscriminate and are used to fully digest DNA or samples. अब ये जो restriction enzymes हैं, या जिसको हम कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, इसकी हम बात ही अलग से करेंगे क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स। अदर जो एंडोन्यूक्लियेजेस हैं उनमें डीएनएजेस हैं, डीएनएजेस 1 हैं, S1 एंडोन्यूक्लियेजेस हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उनकी भी आगे चल के बात करेंगे। और उसके बाद एक्सोन्यूक्लियेजेस हैं। इन कंट्रास्ट टू एंडोन्यूक्लियेजेस, एक्सोन्यूक्लियेजेस क्लीव ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स one at a time from the 3 or 5 ends of DNA and RNA chains। आप इसको समझें कि जो एंडो हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो रैंडमली क्लीव करना शुरू करते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को कहीं से भी दरमियान से काट देंगे, थोड़ा पीछे काट देंगे, आगे से काट देंगे। लेकिन ये जो एक्सोन्यूक्लियेजेस हैं, ये दरमियान से इस तरह कट नहीं करते। ये या तो 5 प्राइम साइट के साथ चेन के अटैच हो जाएंगे, या ये 3 प्राइम साइट के ऊपर अटैच होंगे और एक एक न्यूक्लियोटाइड को ये डिग्रेड करना शुरू करते हैं, ठीक है, सिंगल सिंगल न्यूक्लियोटाइड को। तो ये इसका जो है ना वो क्या कहते हैं एक्सो और एंडोन्यूक्लियस में डिफरेंस है। अब अगर आप एक्सोन्यूक्लियसेस देखें तो एक्सोन्यूक्लियसेस की दो एग्जांपल यहाँ मैंने आपको बताई हैं, एक बाल 31 है और एक एक्सोन्यूक्लियस 3 है। एक्सोन्यूक्लियस जी की जो मेन डिस्टिंक्शन है बिटवीन डिफरेंट एक्सोन्यूक्लियसेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप इसको क्लासीफाई करना चाह रहे हैं तो
आप ये देखेंगे कि ये जो एक्सोन्यूक्लियेज है, क्या ये सिंगल स्ट्रैंड को कट करता है या दोनों स्ट्रैंड्स को कट करना शुरू करता है। ठीक है, इसी बेस के ऊपर कि वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के सिंगल मॉलिक्यूल को अटैक करता है या डबल को करता है, क्लासिफाई करते हैं आप। इसकी दो एग्जांपल्स यहाँ पे जो बताई हैं, एक बाल31 है। ये एंजाइम एक बैक्टीरिया है जिसको कहते हैं आल्टेरोमोनास एस्पीजियाना, उससे ये प्यूरिफाई किया जाता है। और ये क्या करता है, ये दोनों स्ट्रैंड को चॉप अप करना शुरू कर देता है। जैसे आपको ये नीचे नज़र भी आ रहा होगा कि ये लंबा स्ट्रैंड है और इसके उसने दोनों साइडों से न्यूक्लियोटाइड उतारे हैं, 3 प्राइम और 5 प्राइम साइड से, और नीचे से फिर इसी तरह से उतारना शुरू करता है, ये रिमूव करना शुरू करता है। जितनी देर आप इसको बाल31 के साथ ट्रीट करेंगे, उतना ये लंबे स्ट्रैंड को छोटा करता जाता है। ठीक है, सिंगल सिंगल न्यूक्लियोटाइड रिमूव करना शुरू कर देता है दोनों एंड से, फ्रॉम बोथ टर्मिनाई, बोथ एंड्स। और दूसरी एग्जांपल जो है वो एक्सोन्यूक्लियस 3 है, एंड दिस एंजाइम इज प्यूरिफाइड फ्रॉम द एस्केरिशिया कोलाई। इकोलाई जिसको आप कहते हैं बैक्टीरिया है ये भी, और ये सिर्फ एक स्ट्रैंड को डिग्रेड करता है। ठीक है, अनलाइक बाल31। एक्सोन्यूक्लियस 3 जो होगा, ये क्या करता है कि जो 3 प्राइम एंड है, 3 जो प्राइम टर्मिनल है या एंड है, वहां से ये एक एक न्यूक्लियोटाइड को डिग्रेड करना शुरू करता है। समझ आ रही है बात? फॉर एग्जांपल ये एक्सोन्यूक्लियस 3 में है, सबसे ऊपर आप देखें 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दूसरा स्टैंड इसका एंटी पैरेलल होगा विच इज अ 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब ये जो एक्सोन्यूक्लियस है, ये क्या करेगा कि 3 प्राइम से एक न्यूक्लियोटाइड निकालेगा दोनों साइडों से, और जो इसी तरह से क्या करेगा कि ये दूसरी तरफ से भी कट करना, आई मीन के अगर ज़्यादा देर आप इसको रखेंगे तो ये एक स्ट्रैंड को 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो है वो सारे के सारे को काट देगा, निकाल देगा, और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पीछे इसका प्रोडक्ट बचेगा। ओके, और उसके बाद जो एंडोन्यूक्लियेसेस हैं, सेम क्राइटेरियन आप इसके ऊपर भी अप्लाई करते हैं क्लासिफाई करने के लिए। एंडोन्यूक्लियेसेस भी डिपेंड करता है कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को अटैक करते हैं या डबल स्ट्रैंडेड को अटैक करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें S1 एंडोन्यूक्लियेसेस हैं, ये प्योरीफाई किए जाते हैं एस्परजिलस और राइजी, ये एक फंगस है, ओनली क्लीव सिंगल स्ट्रैंड्स। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड होगा तो ये सिर्फ उसी को कट करेंगे, और अगर कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को पहले कट करेंगे, और सिंगल स्ट्रैंड को कट करने के बाद जब दूसरा स्ट्रैंड भी सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा फिर उसको कट करेंगे। जैसे आपको ये ऊपर फिगर मैंने बताई है, ए में आप देखें नंबर 1 के ऊपर S1 न्यूक्लियेसेस, उसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को वो कट कर रहा है इंटरनली। और राइट साइड पे अगर आप देखें नंबर 2 जिस पे ऊपर लिखा हुआ है, उसमें सबसे पहले उसने एक स्ट्रैंड को ऊपर वाले को कट किया और नीचे जाके फिर उसने वो नीचे वाले को भी कट कर दिया। दैट्स हाउ इट वर्क्स। और उसके बाद डीएनएज 1 है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज 1, दिस इज प्रिपेयर्ड फॉर द काउ पैंक्रियाज, और ये क्या करता है कि इट कट्स बोथ सिंगल एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स। और एंड रिजल्ट्स जो डीएनएज 1 का होगा, अगर आप ज़्यादा देर डीएनए 1 के साथ ट्रीट करेंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, देन देयर इज अ मिक्सचर ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड्स एंड वेरी शार्प न्यूक्लियोटाइड बूस्ट। मतलब कि जब आप ज़्यादा देर के लिए इसको छोड़ेंगे तो वो डीएनए को कट करेगा, कुछ बड़े फ्रैगमेंट बनेंगे, कुछ छोटे बनेंगे, कुछ उससे छोटे बनेंगे। ठीक है, डिफरेंट जो है फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस हो। तो कोई क्वेश्चन है अभी तक आपका किसी का डीएनए न्यूक्लियेसिस के मतलब, whether that is an endo or exonucleases? No, sir. No question. अकबर अली क्लियर है?
कोई कंफ्यूजन है किसी का तो बता दें मुझे। नो कंफ्यूजन। और आगे चलें तो जो दूसरी तरह के एंजाइम्स हैं, डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स, उनमें एक डीएनए लाइगेजेस भी होते हैं, ठीक है। अब जो डीएनए लाइगेजेस हैं, इसको आप यूं समझें कि ये जो आपके एंडोन्यूक्लियस जो आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं उनका उल्ट करते हैं। वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, जबकि जो डीएनए लाइगेजेस हैं ये ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं इनको, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये आपको जो स्ट्रैंड नजर आ रहा है उसके बीच में से इंटरनल कट लगाया है किसी एंडोन्यूक्लियस ने, तो अगर आप इसको डीएनए लाइगेज के साथ ट्रीट करेंगे तो ये दोबारा से इस डिसकंटिन्यू जो दो फ्रेगमेंट्स हैं इनको ज्वाइन कर देगा। और आपने पढ़े भी होंगे जो डीएनए लाइगेजेस डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में आपने इनको डेफिनेटली पढ़ा होगा। उसमें क्या होता था कि जो सिंगल निक्स प्रोड्यूस होती थी उनको डीएनए लाइगेजेस जो थे वो सील करते हैं, ठीक है। जो सिंगल निक्स फॉर एग्जांपल अगर आप ये ओकाजा की फ्रैगमेंट्स में देखते हैं तो कहीं कहीं पे जो सिंगल निक्स आती हैं उनको फिर क्या करते हैं कि ये जो आपके डीएनए लाइगेजेस हैं ये दोबारा से सील करते हैं। अब इस फिगर में भी अगर आप देखें नीचे, अगर एक कट लगा हुआ है और इस कट या डबल कट है, दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर कट लगा हुआ है, तो डीएनए लाइगेज क्या करेगा, वो सिंगल कट जो होगा उसका भी रिस्टोर कर देगा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, और अगर डबल कट लगा हुआ है तो उसको भी आपस में जोड़ के ग्लू की तरह काम करता है जो डीएनए लाइगेज है। आप यूं समझें कि जो डीएनए लाइगेजेस हैं दे आर मॉलिक्यूलर ग्लूस, ठीक है। जिस तरह से जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं इनको मॉलिक्यूलर सिजर्स कहते हैं। तो उसके बाद डीएनए पॉलीमरेजेस हैं। डीएनए पॉलीमरेजेस का भी आपने डिटेल में पढ़ा होगा कि फॉर एग्जांपल ई के लाई के जो डीएनए पॉलीमरेज 1 और 3 है वो डीएनए रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब अगर आप देखें तो जो डीएनए पोल 1 है या डीएनए पॉलीमरेज 1 है ई कोलाई का, दी ई कोलाई फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, ये जो ई कोलाई का डीएनए पॉलीमरेज है इसके टोटल 928 अमीनो एसिड्स होते हैं। आई मीन कि दैट इज कंपोज्ड ऑफ 928 अमीनो एसिड्स जो पेप्टाइड है आपका डीएनए पॉलीमरेज 1, ये बात याद रखें। और इसकी जो एक्टिविटीज होती हैं डीएनए पॉलीमरेज की, इसकी पहली एक्टिविटी ये होती है कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी करता है, ठीक है। मतलब कि जो डबल स्टैंड जब सिंगल स्टैंड बनता है तो उसके ऊपर प्राइमर अटैच होगा, और जो प्राइमर होगा और उसके बाद जैसे आप इधर फिगर में भी देख रहे हैं प्राइमर जहाँ लिखा हुआ है वहां आके डीएनए पॉलीमरेज 1 बाइंड होगा, और बाइंड होने के बाद वो क्या करता है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट करता है, न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू करता है। और उसके बाद जो इसकी दूसरी एक्टिविटी है वो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। आई मीन के आपने इससे पहले भी ये डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ी होगी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जिसको आप कहते हैं कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ये नीचे वाली फिगर को देखें गौर से, जो जिसके ऊपर लिखा हुआ है बी, डीएनए पॉलीमरेज 1, नजर आ रही है सबको? ये जिस फिगर की मैं बात कर रहा हूँ डीएनए पॉलीमरेज 1 जहां लिखा हुआ है, यस सर। आ रही है नजर? यस सर। ओके। अब फॉर एग्जांपल ये जहाँ पे प्राइमर लगा हुआ है एटीजी, और एटीजी के बाद ये दरमियान में एक गैप है, ठीक है। उस गैप के बाद फिर डबल स्ट्रैंड है, न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं जैसे GCAT हैं।
तो अब ATG के साथ DNA पॉलीमरेज 1 अटैच होगा, और अटैच होने के बाद राइट साइड पे अगर आप देखें जहाँ एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड्स आर रेप्लिकेटेड लिखा हुआ है, वहां आप देखें तो ATG के बाद ये रेड कलर के न्यूक्लियोटाइड हैं, जैसे CAT, TGCAT लिखा हुआ है। ओके, अब डेफिनेटली जो नीचे वाला स्टैंड है उसके कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ही होंगे, वही ऐड करेगा DNA पॉलीमरेज 1। तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो GCAT ऊपर लेफ्ट साइड वाली फिगर में ब्लैक कलर के न्यूक्लियोटाइड थे, अब ये रिमूव हो गए हैं। ओके, अब ये CAT तो इसने ऐड किए हैं, CATT, उसके बाद GCAT जो है ये पुराने वाले रिमूव कर दिए हैं इसने, ये इसको कहते हैं 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इसको उसने रिमूव किया DNA पॉलीमरेज 1 को, नए वाले ऐड कर दिए, वो पुराने वाले नहीं रहने दिए। समझ आई ये बात? तो उसके बाद जो तीसरी एक्टिविटी है दैट इज अ 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मीडिएटिंग निक ट्रांसलेशन ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन। आई मीन के 5' to 3' जो इसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, उसका मतलब ये है कि बाद में जो प्राइमर्स होंगे उनको रिमूव करने के लिए ये यूज होता है ये एक्टिविटी। अब इसमें जो पॉइंट आपने याद रखना है वो ये है कि एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो पॉलीमरेज 1 की है वो होती है पहले जो 323 अमीनो एसिड्स हैं 928 में से, जो पहले 323 अमीनो एसिड्स हैं उन, अगर आप वो रिमूव कर दें 928 अमीनो एसिड्स में से, तो बाकी सिर्फ पॉलीमरेज एक्टिविटी बचेगी, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। अगर आप नीचे फिगर को देखें, बी वाली फिगर को जो ऊपर मैंने आपको दिखाई थी, तो उसको अब नीचे अगर आप देखें तो ATG के बाद CATT तो ऐड करेगा ये फ्रैगमेंट जिसमें से आपने 323 अमीनो एसिड्स रिमूव किए हैं, उसके बाद जो GCAT है उसको ये रिमूव नहीं कर सकेगा। ठीक है, वो जो पहले से एडेड है वो वही रहेंगे। इसका मतलब है कि आप इसकी 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है वो नहीं रही, आई मीन 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो क्योंकि इसके आपने पहले 323 अमीनो एसिड रिमूव कर दिए, उन्हीं की वजह से तो ये एक्टिविटी थी। अब ये जो आपने ट्रंकेटेड वर्जन लिया है या ये जो आपने मॉडिफाइड वर्जन लिया है DNA पॉलीमरेज 1 का, जिसमें से पहले 323 अमीनो एसिड गायब है, नहीं है, इसको कहते हैं क्लीनो फ्रैगमेंट। ठीक है, और इस क्लीनो फ्रैगमेंट में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती। समझ आई ये बात क्या नहीं? क्वेश्चंस है कोई? नो सर। क्लियर है? जी सर। और एक और तरह के बी पॉलीमरेज होते हैं जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस कहते हैं। ठीक है, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस होते हैं इनको कहते हैं RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेजेस एंड DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेजेस। RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेजेस का मतलब ये होता है कि ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस होते हैं इनको DNA स्ट्रैंड बनाने के लिए RNA चाहिए एज अ टेम्पलेट। फॉर एग्जाम्पल मैसेंजर RNA को अगर आप DNA में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो तब आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज करेंगे। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करते हैं कि ये जो RNA है इसके ऊपर DNA न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू करते हैं, और उसके बाद सेकेंड राउंड में ये जो RNA है इसको डिग्रेड कर देते हैं, और डिग्रेड करने के साथ इसका दूसरा स्टैंड भी DNA का बना देते हैं। ठीक है, तो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA होगा उसको कहते हैं cDNA या कॉम्प्लीमेंट्री DNA, which is synthesized from the messenger RNA, और messenger RNA को एज अ टेम्पलेट यूज करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। समझ आ गई ये बात? यस सर। और उसके बाद जो अदर DNA मॉडिफाइंग एंजाइम्स हैं उनमें एल्केलाइन फॉस्फेटेजेस हैं। अब ये जो एल्केलाइन फॉस्फेटेजेस हैं ये क्या करते हैं कि 5' के ऊपर जो फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं उनको ये उड़ा देते हैं।
5 प्राइम के ऊपर फास्फेट ग्रुप्स को रिमूव करते हैं। अगर आप टॉप फिगर देखें तो उसमें PO3 का जो ग्रुप है उसको वहां से रिमूव करवाने के बाद वहां OH ऐड कर दिया, ठीक है, हाइड्रोक्सिल। तो इसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेजेज हैं। अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेजेज हैं ये उल्ट करते हैं एल्केलाइन फास्फेटेजेस का। आपने ये एंजाइम पढ़े होंगे कि काइनेजेस जितनी टाइप के भी होते हैं वो क्या करते हैं, फास्फेट ग्रुप्स ऐड करते हैं, और फास्फेटेजेस क्या करते हैं, फास्फेट ग्रुप को रिमूव करते हैं। एक दूसरे के उल्ट काम करते हैं ये। अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज फास्फेटेजेस हैं, काइनेजेस हैं सॉरी, ये क्या करेंगे कि 5 प्राइम के ऊपर जो फास्फेटेजेस ने रिमूव किए थे फास्फेट ग्रुप उनको रिस्टोर कर देंगे, ठीक है, वो वापस वहां पर रिस्टोर कर देंगे। और उसके बाद टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेजेस आर अनदर एंजाइम्स। और ये एंजाइम क्या करते हैं कि ये जो 3 प्राइम साइड है उसके ऊपर दो या दो से ज्यादा एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देते हैं, ठीक है, एक ओवरहैंग बनता है, सिंगल स्टैंड ओवरहैंग बना देते हैं 3 प्राइम साइड के ऊपर। जैसे आपको ये फिगर में नजर आ रहा है कि ऊपर वाले स्टैंड में उसने 3 प्राइम के ऊपर 2 न्यूक्लियोटाइड ऐड किए हैं, और नीचे वाले में 3 प्राइम दोनों साइडों के ऊपर 3 प्राइम में 3 उसने न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिए हैं सिंगल स्टैंड के, जो एक ओवरहैंग बना हुआ है। समझ आई बात कि नहीं? यस सर, आ रही है। ओके। अब ये जो टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, दे आर एंडोन्यूक्लियेसेस बेसिकली, और इन एंडोन्यूक्लियेसेस को कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। और इन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस की सबसे अहम बात ये है कि ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस रिकग्नाइज करते हैं और वहीं से ये कट करते हैं। आप जो दूसरी तरह के आपने डीएनएज 1 देखे थे, S1 एंडोन्यूक्लियेसेस देखे थे, वो किसी सीक्वेंस से कट नहीं करते, ठीक है, वो क्या करते हैं कि रैंडमली कहीं से भी कट करना शुरू कर देते हैं। जबकि जो टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये एक स्पेशल सीक्वेंस रिकग्नाइज करते हैं, और उस सीक्वेंस को कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब ये है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा वही 5 प्राइम टू 3 प्राइम होना चाहिए दूसरे स्टैंड के ऊपर भी, ठीक है, मतलब कि जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम सीक्वेंस है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एक वर्ड देखें, अगर लिख लें मैडम, MADAM, मैडम, ठीक है, अगर आप इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ना शुरू करें MADAM, और अगर इसको राइट टू लेफ्ट पढ़ना शुरू करेंगे तो ये सेम है MADAM, मैडम, ठीक है। अब इस तरह के वर्ड को या सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक। अगर आप इस सीक्वेंस में भी देखें तो ये जो TTAGCAC, और अगर आप इसको दूसरे स्टैंड के ऊपर देखें 5 प्राइम टू 3, ये जो ब्लू हाईलाइटेड है TTAGCAC, ठीक है, ये पैलिंड्रोमिक है। इस तरह के सीक्वेंसेस को ये एंजाइम्स रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो एक फिनोमिना है होस्ट कंट्रोल्ड रिस्ट्रिक्शन। अब ये जो होस्ट कंट्रोल्ड रिस्ट्रिक्शंस है ये 1969 में या 60s में इसकी स्टडी हुई थी, जो मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो साइंटिस्ट स्पेशली वर्नर आर्बर, इसके ऊपर वर्नर आर्बर का इम्पॉर्टेंट रोल है। वर्नर आर्बर ने क्या किया था कि उसने देखा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको बैक्टीरियोफेजेस वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं लेकिन वो रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो रेजिस्ट नहीं करते, उनकी इन्फेक्शन होती है और उनकी लाइसिस होती है। अब उसने फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं ये अपना जीनोम जब बैक्टीरिया में इंसर्ट करते हैं तो जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं वो टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये अपने स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को रिकग्नाइज करते हैं बैक्टीरियोफेज के जीनोम के ऊपर और उसको कट करना शुरू कर देते हैं।
इसका मतलब ये है कि उसके जीनोम के वो पीस कर देते हैं, और पीस करने से ये जो बैक्टीरियोफेजेस हैं दे कैन नॉट कंप्लीट देयर इन्फेक्शन साइकिल इनटू दी बैक्टीरिया, और अगर उनका इन्फेक्शन साइकिल पूरा नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो उस बैक्टीरिया की किलिंग भी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैक्टीरिया हैं इनका ये डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। ये एंजाइम जो है इनकी इम्यूनिटी है, ये डिफेंस करते हैं एंजाइम प्रोड्यूस करके। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये एंजाइम्स बैक्टीरियोफेज के डीएनए को चॉप करते हैं, कट करते हैं, तो उसके अपने क्रोमोसोम को क्यों नहीं कट करते, डीएनए को? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन बाद में ये थी कि ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, उनके ऊपर कुछ केमिकल ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप्स हैं, और ये जो मिथाइल ग्रुप्स होते हैं ये मास्क करते हैं ये जो स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और इस वजह से जो अपना बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है या डीएनए है दैट इज टोटली इम्यून या सेफ है। ओके, इस फिनोमिना को कहते हैं होस्ट कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो होस्ट है वो अपने एंजाइम से खुद सेफ है। अगर ये जो मिथाइल ग्रुप्स हैं अगर इसको रिमूव करवा दें बैक्टीरिया से, तो अपने डीएनए को भी कट करना शुरू कर देगा। सर आपकी आवाज नहीं आ एंजाइम रही। है कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस करना है, और यहाँ मैं सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। आपको सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है अभी? यस सर अभी आ रही है। जो टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मैंने थोड़ी सी बात बताई है वो समझ आई है सबको? सर एक बार रिपीट कर दो क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा कट रही थी आपकी। कहाँ तक समझ आई है?